हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाय, और फिर पूछ रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर इज सिमिलर टू, यानी कि रियल गैस का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब बोल रहा है कि ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर अप्लाई कर देंगे तो देखो इसका सम, मतलब ये दोनों सम हो रहे हैं ना एक दूसरे से, तो यानी कि इस पूरे टर्म का डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल ही होगा। यानी ए बाई भी स्क्वायर का डायमेंशन, चलो ऐसे लिख दें, डायमेंशन ऑफ ए बाई भी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ पी होगा। हाँ यही होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब देखो कि डायमेंशन ऑफ ए अगर हम लोग देखें तो यही होगा ना, डायमेंशन ऑफ पी और डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, वी इज द वॉल्यूम। और अगर इससे हम सेम अप्लाई करें तो सब्सट्रैक्शन, या देखो सम सेम डायमेंशन में होता है, ऐसे ही अगर सब्सट्रैक्शन आई मीन माइनस होगा तो भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन यही तो दोनों है ना, यानी बी स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर, यानी पी भी स्क्वायर अपान ए भी वी का स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर है उस केस में। यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस S1 of given wire having the length L, radius R. If X is the resistance of wire, then specific resistance का इक्वेशन दे दिया है, मतलब फॉर्मूला ही दे दिया है। If the length of the wire get double, then the value of specific resistance will be, तो इसमें दिया है S1 is equal to X पाई। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैं लिख ही दे रहा हूँ, अब लिख दिया तो लिख दिया, है ना। तो देखो ये है, तो बोल रहा है इसमें कि जो S1 है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये है उस वायर का रेजिस्टेंस, और इसके लेंथ में कुछ चेंजेस कर रहा है। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वायर गेट डबल्ड, तो लेंथ ऑफ वायर अगर डबल भी कर दें हम, तो एक बात बताओ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल चेंज तो हो नहीं रहा है, मटेरियल का लेंथ चेंज हो रहा है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस तो बदल सकता है, बट ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता है। तो उसके तुम इसको चेंज करो, उसके रेडियस को चेंज करो, उसके लेंथ को चेंज करो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तो इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है, यानी कि उसकी कुछ नहीं चेंज होगी, सेम होगा, उतना ही होगा। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा, S1। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, अच्छा एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो एसर्शन दिया है द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन, यानी कि एंगुलर स्पीड ऑफ मून ज़्यादा है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ से। कैसे, तो देखो फार्मूला हमें पता है कि एंगुलर स्पीड का फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फॉर मून के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, एक राउंड अर्थ के अराउंड एक राउंड घूमने में 2 पाई 360 डिग्री घूमता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ मून, यही होगा। और उसके बाद ऐसे ही फॉर अर्थ अबाउट सन, तो जब अर्थ भी अबाउट सन घूमेगा 360 डिग्री घूमेगा, यानी 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो अब इसका मतलब कि इनको डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो एंगुलर स्पीड ऑफ मून एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ मून, ये आया इक्वेशन। और हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज 27 डेज, और उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 365 डेज 4 आवर्स, याद रखना काम आएगा। WM अपॉन WE, तो देखो टाइम पीरियड ऑफ E यानी कि 365 डेज, और R को भी चेंज कर दो यार, प्लस 24 आवर, सब डेज में हो गया, और नीचे 27 डेज। तो देखो ध्यान से कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आने वाली है ना, मोर देन 1, यानी कि WM अपॉन WE ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि ये बड़ा है तभी तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो
ग्रेटर देन अर्थ। ये बात तो समझ में आ गया कि एंगुलर स्पीड ऑफ मून ग्रेटर देन होता है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। अब रीजन देख लो, रीजन क्या दिया है, द मून टेक्स लेस टाइम ओवर अराउंड द अर्थ देन द टाइम टेकन बाई अर्थ टू मूव अराउंड द सन। हाँ, तो यही बात सही है कि टाइम पीरियड ही तो ज़्यादा ले रहा है ना, यानी कि मून लेस टाइम ले रहा है इसलिए इसका एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, और अर्थ सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए सन का एंगुलर स्पीड कम है, अर्थ का एंगुलर स्पीड कम है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। तो पहले ही गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। कैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच का म्यू हम लोग देखते हैं ना, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मटेरियल के प्रॉपर्टी ही तो है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, हर सरफेसेस के लिए, तो दैट इज मटेरियल। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो सही बात है, क्योंकि हम लोगों का जो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला है वो क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे देखो तो सरफेस कॉन्टैक्ट से कोई मत लेना देना नहीं है, कम कॉन्टैक्ट आए या ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आए, है ना। तो मैथमेटिकली हमें समझ में आ रही है बात कि क्या होगा, म्यू इंटू एन, यानी कि इसके फोर्स पर ही डिपेंड करता है सिर्फ, यानी कि नॉर्मल फोर्स अगर हम कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रखेंगे तो भी नॉर्मल फोर्स लगभग वही मिलेगा, या फिर पूरा सरफेस एरिया में फैला दो। इसका मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो देखो ये सर्किट है अपनी, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। एक्चुअली ये एक्स और गेट है, एक्स और गेट है, बट हमें नहीं पता, ये तो कॉम्बिनेशन है ना एक्स और गेट का। तो यहाँ पे पहले हमें इतना तो पता है ना कि ये नॉट गेट है, ये एंड गेट है, ये और गेट है। नॉट गेट क्या होता है, जो भी देंगे हम उल्टा करेगा, और एंड गेट क्या होता है, एंड गेट दोनों चाहिए भाई, दोनों 1 1 चाहिए तभी हम आउटपुट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और चाहिए वाला कहानी है। और एंड मतलब और, तो और आर वाले का क्या मतलब है, ए या ओ कोई भी किसी में से एक, इससे दो या उससे दो, किसी से एक दे दिए तो एक आ जाना है। तो पता है ये सब, तुम्हें पता होगा, इतना तो बेसिक सा पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो हम दिखाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बना देते हैं। ये है अपना ट्रूथ टेबल, ये है, चलो ए बी और वाई आउटपुट, ए बी इनपुट। तो क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 और फिर 1 1, यही देंगे। तो देखो हम लोग ए में 0 0 दे रहे हैं, ए में देखो अब इस चीज़ को तुम समझना, अगर यहाँ पे 1 तक पहुँचा, अगर यहाँ पे 0 या 1, जब तक 0 0 नहीं पहुँचा तब तक 0 नहीं आएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ बस 0 0 पहुँचाना है तो 0 आ जाएगा, या फिर 0 1 पहुँचेगा तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इधर से समझो, इधर समझो, जैसे कि मैंने ए में 0 दिया, ए में कितना दिया, ए में 0, तो यहाँ से तो ये 1 दे देगा, यहाँ पे तो 1 दिया 1, लेकिन यहाँ से 0 ही गया, इसका मतलब इधर तो 0 ही हो गया, खत्म कहानी। ये 0 गया, लेकिन इधर इधर देखो 1 गया है अभी, 1 1 1, लेकिन इसमें 0 दे दिया था, यानी 0 यहाँ पे 0 गया, तो 0 0 0 दे देगा, समझे कि नहीं। जब तक इसमें एक भी कोई 1 चाहिए तभी 1 आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे फिर इनपुट में 0 दिया तो इधर 0 ही चला गया, क्योंकि एंड गेट है, एंड को दोनों चाहिए। और उसके बाद 1 दिया, यहाँ पे 1 दे दिया हमने, इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 दे दिया तो यहाँ से तो 1 गया, यहाँ से 1 गया, और यहाँ से जब 0 दिए थे तो ये उल्टा होके यहाँ पे भी 1 गया। अब देखो दोनों में 1 गया, यानी यहाँ पे 1, जैसे ही 1 गया तो यहाँ से 0 और इधर 1, तो ये और गेट है भाई, और को और में चाहिए 1 और 0 कोई दे दो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ गया। अब सेकंड वाले में आओ, अब हम इसमें 1 दे रहे हैं, इसमें 1 देंगे तो इधर तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 1 चला गया। अब इसको मिटा दो, तो देखो यहाँ पे 0 आया, क्योंकि उल्टा कर देता है, वहाँ से 1 गया। अब इसमें देखो, इसमें 0 दिया है तो ये निगेटिव होके 1 गया, यहाँ पे 1, लेकिन इसमें 0, तो ये तो 0 कर दिया। अब रही बात इसका 1 1, तो यहाँ पे तो 1 आया, यानी 1 1 फिर से 1 और है भाई। अब आगे बढ़ो, 1 और 1 दे दिए, दोनों में 1 1 जब दे देंगे तो क्या होगा, तो देख लेते हैं 1 1 दे के क्या करेंगे। जैसे ही देखो इसमें 1 दोगे तो इसमें उल्टा होकर 0 भेज देगा इधर, इसमें 1 दोगे तो इसको उल्टा करके 0 दे देगा, और ये एंड है, एंड दोनों चाहिए 1, तो ऐसा है नहीं, इसलिए इसके 0 इसका 0, दोनों का 0, यानी कि 0। और तुमको पता होगा कि एक्स और गेट का यही कॉम्बिनेशन है, और आउटपुट हमको क्या मिलता है, यही मिलता है आउटपुट, ए डॉट बी बार मतलब उल्टा, अब बी डॉट ए बार उल्टा, मतलब यही तो इक्वेशन है और गेट, सॉरी एक्स और गेट का,
है ना। तो यहाँ पे एक्स ऑर गेट का ये है। अब देखो कि ये वाला कैसे आया, इसको मैं तुमको समझा देता हूँ। ये वाला कैसे आया तुमको समझा देता हूँ। देखो जैसे कि तुमने यहाँ से, अब चलो इसको मिटा ही देते हैं, थोड़ा 1 0 को मिटा देते हैं ऐसे ऐसे, है ना। अभी मज़ा आएगा। कितनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर क्लियर रहे तो मज़ा आ जाए ना। गेट का क्वेश्चन एक आता है पक्का, इसलिए तो ये आना चाहिए भाई तुम्हें। देखो इसमें क्या है कि यहाँ से तुमने ए, है ना, एक दिया यहाँ से, तो यहाँ पे कितना गया, ए बार, और इधर ए ही गया, सही है सर। बी, तो यहाँ पे बी बार, और इधर से बी ही गया। और इस तब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ए बार, मतलब ऐसे लिख दें बी डॉट ए बार, ताकि उसका सन दिखा दें हम उधर ना। और इधर का देखो ए डॉट बी बार, यही तो होता है ना एंड गेट के लिए, ए डॉट बी ही होता है। तो समझो, अब ये दोनों गए तो इनका सम होता है, इधर और का सम ही तो होता है। तो इसका सम यानी y इज इक्वल टू ये आएगा। तो तुम्हें अगर ये पता है तो तुरंत लिख देते, ट्रूथ टेबल नहीं आता है तो भी तुम इस तरीके से चलो, जैसे मैंने बताया, बेसिक से चलो और फास्ट होगा। इतना भी स्लो ये नहीं है, ये बहुत कम समय में करा जा सकता है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ना। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है भाई, सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 60 डिग्री, द करंट कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू π/10 रेडियन। तो बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन मिल रहा है। गैल्वेनोमीटर तो तुम्हें पता होगा, गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से होता है, इसमें जी टाइप का लिखा रहता है और इसमें एरो लगा रहता है ना। तो जब ये करंट यहाँ से जुड़ा रहेगा, करंट जब इसमें पास करेगा तो ये इसमें डिफ्लेक्शन मिलता है इसके एरो में, है ना, जो इसमें एरो लगा रहता है, तीर दिखाता रहता है ना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करता है। माइक्रो करंट मतलब छोटे अमाउंट के करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े अमाउंट के करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बहुत छोटा सा अमाउंट करंट का मेजर कर रहा है और इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर करंट I1 200 माइक्रो एम्पियर है तो डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है 60 डिग्री। इसको रेडियन में लिखोगे तो π/3। और पूछ रहा है कि कितना हम करंट, कितना, मतलब यही तो सवाल है, यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कितना करंट हम दें इसको कि इसमें डिफ्लेक्शन जो है वो π/10 रेडियन आए। तो हमें पता है कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इससे तुम रेशियो लिख दो, I1/I2 इज इक्वल टू θ1/θ2। तो वैल्यू पुट करो तो 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन I2, और ये दिया है π/3 और ये भी दिया है π/10। तो इसकी वैल्यू तुम ले आओ तो I2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। I2 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 10/3, नहीं यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि 3/10 यही आएगा। ये 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 और 10 डिवाइड कर जाएगा और उधर। तो ये आया तुम्हारा कितना 60, इस माइक्रो एम्पियर में था तो ये भी माइक्रो एम्पियर में आ गया, यानी कि करंट कितना होगा 60 माइक्रो एम्पियर। देखो डिफ्लेक्शन, जब इसका मतलब कि डिफ्लेक्शन बढ़ा था करंट भी ज़्यादा था, जैसे डिफ्लेक्शन घटा करंट घट गया, कितना 60 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एटॉमिक मास ऑफ 6 इज 12 U एंड दैट 613 is 13.003354 U. The required energy to remove one neutron from 6C13 if mass of neutron, ये भी दिया है। तो बोल रहा है कि अगर 613 है, इसमें से न्यूट्रॉन निकाला जा रहा है तो बचेगा कितना 12 प्लस 1 न्यूट्रॉन, यही निकल गया, एक न्यूट्रॉन निकल गया, यानी कि एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, यानी इसको कुछ एनर्जी हम देंगे तभी तो ब्रेक होके ऐसा होगा, यानी कि न्यूट्रॉन में निकालने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तो चेंज इन मास, जो चेंज मास होगा वही कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, यानी कि इसका मास चेंज कितना होगा, चेंज इन मास। तो देखो इसका मास दिया है 13.003354 माइनस इसका मास 12.0 प्लस 1.00865 यस U, है ना। तो इसका चेंज इन मास कितना आया, इसमें से माइनस कर दो तो ये वाला बड़ा है 13 पॉइंट इतना हो जाएगा, तो 1 और फिर 1 क्योंकि ये 6 है, फिर इधर 6 है और इधर 3 है, तो तुम्हारा बचा 3 और 5.000.0 ये होगा।
क्योंकि 2 जीरो है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा u आया वो भी माइनस। हाँ, तो चेंज इन मास यानी कि इतना मास एक्स्ट्रा चाहिए इसको, इतना मास के बराबर की एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमें पता है कि 1u इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ से आ गया? तो यू जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मास मेजर करने के लिए हम लोग एटॉमिक लेवल पे कैसे मेजर करते हैं मास को? यू में, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं ना। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे आती है, देखो 1u का मास जो होता है वो 0.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg के अराउंड होती है। और हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, mc² यानी मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो कैसे, यही तो है। तो ये मास और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दो। अब देखो इसी को अगर तुम डिवाइड कर दोगे, इसको देखो ये जूल में आएगा, जूल में आएगा। तो जब इसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻13 हाँ 19 माइनस 30 तक मेगा में चला जाएगा, तो जूल पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही हो जाएगा। इसको जब कन्वर्ट करके निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 931.5 अप्रोक्सीमेटली, अराउंड लगभग यही रहेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये यही है। तो 1u एटॉमिक मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, तो इतना आएगा, इसको याद कर लेना। और देखो ये काम आता है ना एग्जाम में, इसलिए मैंने बोला कि याद करो। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी चाहिए। तो देखो अब तो हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव ले ही सकते हैं, 0.0053311 मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर के आसपास आ जाएगा, कितना आएगा 4.947 आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये आंसर जो तुम्हारा है ऑप्शन जो मैच करेगा वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको ब्रेक करके इसमें न्यूट्रॉन निकालने में, ठीक ना, समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा 3rd सही है। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये डायग्राम दिया है और एंगल है थीटा, और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि ए बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड स्विंग इन वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोवेस्ट पोजीशन आर इक्वल, द एंगल थीटा ऑफ द थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी। यानी कि ये वाला एंगल, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे जाके ये रुक जा रहा है और यहाँ पे कुछ इसके बाद वेलोसिटी थी। और बोल क्या रहा है कि मिनिमम यानी कि लोवेस्ट पोजीशन पर जो इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन वही मैग्नीट्यूड इक्वल है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जहाँ पे वो जाके रुक गया। तो बताओ कि यहाँ पे तो मोशन में था, और देखो इसका जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी से लगेगा जी नीचे, इस यहाँ पे भी जी तो नीचे ही लग रहा है। लेकिन देखो ये तो टेंशन का काम आएगा, ये थ्रेड इसमें सस्पेंडेड है तो यानी कि इसमें टेंशन बढ़ा देगा ये जी, बस और कुछ नहीं करेगा, mg हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाता है और उसके वो तो बैलेंस कर लेगा। लेकिन इसको एक्सेलरेशन देने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना v²/r, r यहाँ पे l है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब उसके बाद ये तो मैग्नीट्यूड मैंने देख लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, बट यहाँ पे तो जाके रुक गया, यानी कि v से तो एक्सेलरेशन नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यही तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इसका, और एक कंपोनेंट यही ना, और यही एंगल थीटा है, तो ये g cos थीटा हो जाएगा और ये g sin थीटा, सही है। तो बताओ कि ये वाला फिर टेंशन का काम में आएगा, मतलब रहा यही, यानी यही इसको कॉज करेगा, फिर से वापस लाने का है जो भी। तो उस केस में क्या आएगा कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और जी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बताओ कि हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं लिखूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ जी साइन थीटा इज इक्वल टू v²/l। इस इक्वेशन में ही हम लोग अब क्या करेंगे, v²/l, v भी नहीं पता और l भी नहीं पता, लेकिन हमको एंगल चाहिए थीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि नहीं। देखो ध्यान से, ये वाला लोवेस्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, बट यहाँ पे v है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो यहाँ पे देखो यही तो हाइट पहुँचा है, मतलब कि लोवेस्ट पॉइंट से यही हाइट तो गया ऊपर, यही हाइट तो ऊपर गया, यानी कि h, यानी कि जो इसके काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई,
काइनेटिक एनर्जी तो जीरो बन गई, बचा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जैसे ही हाइट गेन किया तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होगा mgh। और ये जो क्या मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी, वाह, mv², काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हाइट, अभी वाली हाइट कितनी है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पीछे कई लेक्चर्स में मैंने ये बता रखा है कि कितनी हाइट अब जाता है, कंसेप्चुअल वाले पार्ट में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो देखो यहाँ पे h जो होता है वो L1 माइनस cos थीटा के बराबर होता है, निकाल सकते हो चाहोगे तो। कैसे कि देखो यहाँ पे ये L ही है ना, और यहाँ से तुम लगा दो cos थीटा की वैल्यू, तो ये वाला हाइट मिल जाएगा, और इस हाइट मतलब L में से ये वाली हाइट माइनस कर दोगे तो ये वाली बच जाएगी, वही है, तो ऐसे निकल जाता है, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी कि, और देखो यहाँ पे L है ना, मास तो कैंसिल करो, L इधर भेज दो और 2 को उधर भेज दो, यानी कि v²/L कर दो, ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, अरे इसको वैल्यू यहाँ पे रहेगी भाई, ये बराबर h के बराबर यहाँ रखा जाएगा। तो देखो L इधर जाएगा तो बचा किधर कितना, 2g1 माइनस cos थीटा, और इसको मैं कह रहा हूँ उठा के, इसी की तो वैल्यू उठा के रखनी है यहाँ पे, यानी यहाँ पे यही तो रखनी है, तो रख देते हैं और इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं ताकि हम मेन आंसर के पास पहुंचे। इस बात को समझो, 2g1 माइनस v cos थीटा, यहाँ पे v²/L की जगह पे। तो बताओ कि इसको मैं लिखूं g sin थीटा इज इक्वल टू 2gL, L तो गया 1 माइनस cos थीटा, ये बचा है v²/L के इक्वल टू इतना आ गया, तो उसमें क्या होगा, g तो g कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा sin थीटा और इधर cos थीटा। अब इसको समझो कि हम लोग यहाँ पे कोई भी तुम ट्रिग्नोमेट्री का अक्कड़ खेल सकते हो, लेकिन आएगा नहीं आंसर, थीटा की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी, और θ/2 वाली प्रॉपर्टी है ना। तो देखो तो क्या होगा कि sin 2 थीटा की फार्मूला क्या होता है, यानी कि इसको 2 θ/2 कर दो तो बात वही है ना, यानी कि 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 लिख सकते हो भाई, एकदम लिख सकते हैं सर। यहाँ पे 2, यहाँ 1 माइनस, अब इसको cos 2 थीटा वाले फार्मूला को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2, यही होगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल, और ये हो जाएगा प्लस, तो देखो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, चलो तो लिख ही देते हैं 2 sin θ/2, अच्छा 2 तो काटो, ये 2 काटो, हट गया, इंटू cos θ/2 इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल और ये प्लस हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो 2 बचा, 2 sin θ/2। तो देखो कैसे समझते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है भाई, इसको काटो, कट गया, खत्म कहानी। बचा कितना, इधर देखो cos θ/2 बचा, 2 sin θ/2 बचा, तो यानी कि साइन cos को उधर भेजो, 1/2 को इधर लाओ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ना कि sin θ/2 अपान cos θ/2, 10 में चला गया भाई, इसीलिए मैं 10 में ले जा रहा था, 1/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये वाला 2 इधर आएगा और cos उधर जाएगा। तो देखो ये आ गया, यानी कि tan θ/2, अरे sin θ/cos θ इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये sin θ/cos θ यानी कि θ/2 है यहाँ पे 1/2, तो देखो उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि θ/2 यही है tan इनवर्स हाफ। अब इस 2 को उधर कर दो, थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2, ये है तुम्हारा आंसर, थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है, सेकेंड। अभी लाइट गई है, जस्ट आई विल स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 आया आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आई थिंक, यस सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 वोल्ट मीटर ऑल आर हैविंग डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी, द V1 V2 V3 चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 लगा हुआ है वोल्ट मीटर, और यहाँ पे पॉइंट B है, और यहाँ पे एक ही लगाया है V3, और सारे अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंसेस के हैं। तो अब बताओ कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, वोल्ट मीटर ये यानी वोल्ट मेजर कर रहा है, V1 V2 V3, तो देखो कि ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, करंट तो सेम होता है बट वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो बताओ कि यहाँ इसका रेजिस्टेंस कुछ है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है, यानी कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ है वो कितना होगा इस सर्किट में, यानी एक पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना हुआ, ऊपर V1 प्लस V2, और नीचे सिर्फ एक ही, यानी इतना ही होगा। यही तुम्हारा ऑप्शन सही है, इतना आसान सवाल था। बट एक कॉन्सेप्ट भी समझा दो तुमको कि तुम यहाँ पे अप्लाई कर दो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ द क्लोज सर्किट गिव्स जीरो, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि चलो यहाँ पॉजिटिव मान लो, यहाँ निगेटिव, क्योंकि करंट इधर से ऐसे फ्लो होते जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव, और करंट ऐसे ही जा रहा था, ये प्लस ये निगेटिव, ऐसे ही करंट इधर से ऐसे पास कर रहा होगा, तो ये प्लस ये निगेटिव ये प्लस, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, उल्टा हो गया क्या, इधर प्लस इधर निगेटिव, आई थिंक सही है, कैसे सही है, ये होगा पॉल, ये प्लस ये माइनस। अब देखो कि अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं लूप, ठीक है, लूप नंबर 1 कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखो कि अब क्या है कि V1 यानी इधर से ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से मिलेगा, इधर नेगेटिव आएगा, यानी कि तुम्हारा V1 प्लस V2 और माइनस, क्योंकि ऐसे घूम के आएगा तो नेगेटिव वाला टच करेगा। देखो इसमें क्या करते हैं, जब तुम्हारा कन्फ्यूजन हो तो बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन है आपको तो बता सकता हूँ मैं कि देखो यहाँ पे एरो जब हम एक सर्कल क्लोज लूप के लिए ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि जो एरो जिससे मिलते जाएगा, यानी पॉजिटिव से देखो ऐसे घूम के आएगा, यानी पॉजिटिव को पहले टच किया पहले मिलेगा, फिर पॉजिटिव को मिलेगा, फिर घूम के आएगा तो निगेटिव को मिलेगा, यानी एरो निगेटिव को मिलेगा, यानी इसीलिए निगेटिव ले रहे हैं V3 इज इक्वल टू 0। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 आएगा कि नहीं आएगा, बस यही है कॉन्सेप्ट। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दे रखा है, तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन का बताना है। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 1, और उसके बाद और क्या दिया है, और क्या दिया है, और क्या दिया है, हाँ टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस अराउंड 300 केल्विन, 273 ऐड करोगे तो केल्विन में आ जाएगा। और बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े होगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है F/2 इंटू nRT, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऑक्सीजन O2 होता है, यानी कि ये मॉलिक्यूल हुआ ये मॉलिक्यूल हुआ, तो ऐसे कनेक्टेड रहता है, बॉन्ड रहता है ना, तो इसलिए 3 और 3 होता है 6 होगा, लेकिन एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट मतलब रुकावट पैदा कर दे जा रहा है एक ना, तो 6 में से 6 माइनस 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, तो ये कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 5, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1 मोल मल्टीप्लाई बाई 8.31 जूल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। उसके बाद क्या नाम है, ये है मल्टीप्लाई बाई 300 केल्विन में टेम्परेचर, यानी जो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, जूल में आ जाएगा। और जूल में कितना आंसर आया बता दे रहा हूँ, किधर गया भाई, हाँ 6232.5 जूल, ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो एसर्शन क्या दिया है, इन वर्नियर कैलिपर्स इफ पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट देन व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन एक्चुअल रीडिंग। तो देखो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग अगर 0-0 से मैच कर रही है ना, तो उसमें जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। बट अगर वर्नियर स्केल की रीडिंग थोड़ी इधर है, मतलब कि इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव, है ना, तो थोड़ी इधर है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव में एरर है, यानी कि थोड़ी सा एरर, इतना तो एरर हो गया ना। तो बोल रहा है कि जो एक्चुअल मेजरमेंट करेगा वो थोड़ा सा लार्जर करेगा, क्योंकि मान लो कोई तुम इतना लेंथ मेजर कर दी, इतना लेंथ यहाँ से, लेकिन तुम यहाँ से जब मिला के मेजर करोगे इस साइड से, क्योंकि यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना हम लोग, ये तो यहाँ से मेजर करेंगे तो एक्चुअल में थोड़ा सा लंबा मिल गया ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा, वही बोला है लार्जर साइड मिलेगा। तो ठीक है, यानी कि एसर्शन तो करेक्ट है कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर मिलेगा उस केस में एक्चुअल लेंथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेजरमेंट मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है इधर होने के कारण, समझ में आया होगा। अब देखो कि रीजन दिया हुआ, रीजन क्या है, द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर माइट हैवन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग। तो देखो ये सही बात है कि जीरो एरर क्या होता है कि जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल मैच न करे, या तो इधर रहे या तो इधर, अगर इधर से शुरू करता तो नेगेटिव जीरो एरर हो जाता, लेकिन इधर से कर रहा था तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो ऊपर वाले में एसर्शन में तो पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में बात किया है, लेकिन रीजन में क्या कर दिया, जीरो एरर के बारे में बात किया है। तो जीरो एरर के लिए सही है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या रफली यूज कर रहे हो, यानी उल्टा सीधा खींचतान कर मचाओगे उसमें तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मतलब टूटेगा भले नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन टाइप का चीजें हो जाएंगी, सही सेट नहीं होगा। तो जीरो एरर तो आएगा, बट नेगेटिव जीरो एरर भी आ सकता है रफ यूज करने में और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। तो इसलिए रीजन भी सही है, जीरो एरर देगा बट नेगेटिव देगा
और पॉजिटिव दोनों दे सकता है, बट एसर्शन में सिर्फ पॉजिटिव के लिए बात किया है। इसका मतलब कि एसर्शन और रीजन अपने आप में करेक्ट है, बट एसर्शन के लिए रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन के लिए करना पड़ता तो उस केस में इसको बोलना पड़ता कि अगर लेंथ l है तो माइनस डेल्टा l होगा। अगर ये देता तब जाके पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में बात करता। तो समझ में आया, ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा, जो कि है बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A मतलब एसर्शन। नेक्स्ट दिया हुआ है प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी बाइंडिंग इज 10:1, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड इज 46 ओम, द पावर कंज्यूम्ड इन इट। यानी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, यही पूछना चाहता है ये। तो बताओ कि इसका V1 यानी कि प्राइमरी वोल्टेज, चलो VP प्राइमरी वोल्टेज 230 है वोल्ट, और हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी सबका दोनों के लिए लगभग सेम ही होगा क्योंकि वो करंट पर डिपेंडेंसी होती है। तो देखो यहाँ पे पूछना क्या, पूछ नहीं, तो देखो अब सेकंड क्या दिया, पूछ मतलब पूछना क्या चाहता है, मैं ये कहना चाहता था बट अब नहीं बोल रहा, उसको मिटा दो अपने मन से। और दिया है कि रेशियो यानी कि NP/NS सेकेंडरी कॉइल के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स फॉर प्राइमरी फॉर सेकेंडरी दिया है 10:1। और क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में रेजिस्टेंस कितना है 46 ओम, और पावर कितना कंज्यूम ये कर रहा है, ये पावर कितना, या तो हमें करंट मिल जाए या तो हमें वोल्टेज मिल जाए तो हम पावर निकाल सकते हैं। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना है, तो बताओ कि वोल्टेज का हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। एंड करंट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर तुम I1/I2 लिखोगे तो तुम लिखोगे N2/N1। अगर तुम प्राइमरी में लिखना चाहो तो लिखो, जैसे इसको प्राइमरी के लिए मैंने लिखा, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो NP/NS। तो देखो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, NP तुम्हारा दिया है 230 वोल्ट/V ऑफ S, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज, और इसको 10/1, तो ये तो कटा और उधर गया उधर, यानी कि V ऑफ S इज इक्वल टू 23 वोल्ट। और इसकी जरूरत हमें है नहीं, तुमको याद कराने के लिए मैंने बोला था करंट के लिए। तो करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना, ऐसे याद रखना कि जब ज़्यादा नंबर टर्न बढ़ेंगे ना तो करंट घट जाएगा, और टर्न बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाता है, ऐसे याद रखना। कॉन्सेप्ट नहीं है बट याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, याद हो जाए याद कर लेना। तो चलो ये देखो, तो फार्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन सेकेंडरी, फार्मूला पावर का क्या होता है, P = V²/R। सेकेंडरी के लिए देख रहे हैं तो PS VS² तो बताओ कि 23 का स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई अपॉन 46, 123 इसमें से 123 से 2 और 23/2 ही तो बचा, यानी कि 11.5 वाट, 11.5 वाट पावर कंज्यूम्ड इन सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बोल रहा है कि गामा यानी CP/CV की वैल्यू बतानी है, और बोल क्या रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें कि प्रेशर ना किधर, हाँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्यूब, ये। और पूछ क्या रहा है कि CP/CV बता दो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो गामा है यार, गामा यही है। तो बताओ कि हमें पता है कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है ये। तो अब यहां से भी तुम निकालना चाहो तो क्या निकल के आएगा, P, और देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो तो इधर कांस्टेंट ही बचेगा, यानी कि भाई डिवाइड भी कर देते हैं ना तो इधर ही बचेगा, यानी इतना इतना डिवाइड कर दो तो ये 1 बचा, कांस्टेंट हो जाता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही दे देगा। तो क्या होता है कि तुम लिख सकते हो ये डिवाइड करेगा ऊपर जाएगा तो -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। अब यहाँ पे समझो कि ये तो हमें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमेशा फॉलो करेगा, बट फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से तुम निकाल लो V की वैल्यू
क्योंकि इसमें P और T है तो T के फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे ना, तो P V इज इक्वल टू ये जाएगा इधर, तो nRT अपॉन V नॉट V इट्स P पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी में मैंने रख दिया इसको, जब उसको उधर भेज दिया तो V की वैल्यू इधर रख दिया, है ना। तो देखो ये मिल गया, और P ऊपर जाएगा यानी कि माइनस में कर जाएगा, यानी कि P के पावर 1 माइनस गामा होगा, क्योंकि ये P एक ठो ऊपर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये माइनस लेके आएगा, हाँ तो ये हो जाएगा। और nR इज द कांस्टेंट, इसको उधर ही भेज दो, खत्म कहानी, कांस्टेंट में ही आएगा, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा। तो T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब इसको हमें P के पावर 1 लाना है, उसी से कंपेरिजन कराना है भाई। देखो तो P 1 करने के लिए -1 माइनस गामा से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों के पावर में, तो गामा अपान 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, फिर से C नया कांस्टेंट होगा लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि उसके पावर पे भी डिवाइड कर देंगे 1 माइनस गामा से, तो क्या ही फर्क पड़ता है, किसी कांस्टेंट के पावर कुछ घटाओ बढ़ाओ क्या मतलब है, कांस्टेंट तो मिलना है। तो देखो यहाँ पे अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेरिजन कर दो, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू -3 के इक्वल होगी कि नहीं, यानी कि गामा अपान 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, देखो गामा अपान 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3, इसका उधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -3 प्लस गामा, तो इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, यानी 2 गामा इज इक्वल टू 3 गामा इज इक्वल टू 3/2, यानी CP/CB यही तो है, CP/CB यही है, आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल विथ वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन आपको दे दिया, बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर, किसकी फ्रीक्वेंसी, फोटॉन की, यानी फोटॉन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। फोटॉन इज द नेचर ऑफ लाइट, तो फोटॉन फॉल करेगा किसी भी मेटल पर, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस फोटॉन की कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर वेवलेंथ पूछे तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्सेप्ट पढ़े रहना चाहिए तुम्हें भाई। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो हमें पता है, पहले दे दिया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दिया हुआ है कितना, 6 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस। तो इसको कन्वर्ट कर दोगे जूल में हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल, ठीक है। तो अब आओ फार्मूला अप्लाई कर दो, H इंटू न्यू, तो न्यू नॉट लिख दो, न्यू नॉट क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और 5/H, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख देते हैं 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल अपॉन H 6.63 ही होता है, 10 पावर -34 जूल सेकेंड, यानी पर सेकेंड आएगा आंसर। सही आ रहा है, न्यू नॉट। तो ये तो गया 1.6, ये ऊपर से माइनस कर जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज पर सेकेंड या हर्ट्ज। ये है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन जो मेटल पर गिरे और उसका निकाल दे इलेक्ट्रॉन। फिर से आ गया एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन। तो एसर्शन में दिया है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो अपने पहले वाले शेप में चला जाएगा, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। यही पहला है एसर्शन, लेकिन एसर्शन तो सही निकल गया। अब रीजन में आते हैं। रीजन, द रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड ऑन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ सॉलिड। तो बोल रहा है कि ये फिर से रीगेन क्यों करता है, क्योंकि उनका इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्स अप्लाई होते हैं अंदर से। तो बात सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन करते हो तो फिर से रीगेन करने के लिए शेप में यही इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल और इंटर मॉलिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, कीप इन द माइंड। तो अब देखो यहाँ पे तो सही है, लेकिन एक चीज़ और है ना कि कई बार एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच के छोड़ दो तो जाएगा, लेकिन कई बार उसमें डिफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा रह ही जाता है, जैसे ज़्यादा खींच दिए, सबकी एक लिमिट है। अब उसके बाद यानी कि ये रीजन सेटिस्फाई कर भी रहा है इसको, एसर्शन को, और नहीं भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें दोनों को आंसर दे रखा है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड
आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड दोनों का कोई ऑप्शन मार के आ सकते हो कि एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं भी है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे ऑब्जेक्ट का तो इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स सब लगता है गड़बड़ाने, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंडीशंस आते हैं ना, ज़्यादा खींच दे पे, है ना। तो इसको ये एग्जैक्टली नहीं समझा पाया है, बट दोनों सही है। अगर दोनों करके आओगे तो इसमें से कोई भी एक सही रहेगा, मतलब ग्रेस मार्क हो जाएगा इसमें, कहने का मेरा ये मतलब है। बाकी ये है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, इन लोगों को ये गलती करके दिया है एक्चुअली। इसमें ऑप्शन एक ही कोई सही रखना चाहिए, और थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड देन द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर द रोटेशन ऑफ, एक मिनट, हाँ, तो इसमें दिया है कि दो पोलराइड शीट हैं, उनके बीच में एक और पोलराइड शीट डाला जा रहा है और बोला जा रहा है कि उसको कितना एंगल पर रोटेट कर दें। जैसे कि अब तुम्हें हम शीट निकाल के दिखाएं कि क्या करें, रुको रुको दिखाता हूँ, वेट एक मिनट। पन्ना फाड़ देंगे भाई, बोलता ना सिस्टम फाड़ देंगे, लेकिन इधर पन्ना अपना फाड़ना पड़ रहा है, बहुत दुख की बात है मेरे लिए, बट मैं फाड़ दूंगा तुम्हें दिखाने के लिए, क्योंकि इसका काम हो चुका है। देखो, अरे इधर से उधर मेरी कॉपी, चलो इधर देखो, ये 3 सीट है ना, बोल रहा है कि 2 सीट ऐसे। फिर से तुम्हें समझा दूँ, एक बार फिर से देख के समझाऊँ, नहीं तो कहोगे कि व्हेन टू पोलराइड सीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड। हाँ, तो देखो 2 क्रॉस्ड पोलराइड सीट हैं, यानी कि एक सीट तो ऐसे मान लो है और एक क्रॉस्ड है, मतलब ऐसे होगी परपेंडिकुलरली। समझ में आएगा, बात समझ में आएगी, ऐसे समझो, एक क्रॉस्ड है ना दोनों एक दूसरे से, और इनके बीच में अब तीसरा हाथ कहाँ से लाऊं मैं, तो समझो इसके बीच में इस वाली सीट जो फाड़ के रख दिया, लेकिन लगा नहीं पा रहा हूँ, तो समझो कि ये है। अब समझो कि ये वाला ऐसे रखा हुआ है, लेकिन इसके बीच में एक सीट, ये इसी को समझाते हैं, यानी बाहर ऐसे एक पड़ा हुआ है सीट, यानी ये अंदर करते हैं, यानी कुछ ऐसे एंगल पे, किसी एक एंगल पे रख रहे हैं, मान लो इस एंगल पे मैक्सिमम आ रहा है। तो अब ये बताओ कि ये और देखो इधर से लाइट आ रही है, इस सीट पर लाइट आके पड़ रही है, ये तीसरी सीट है, दोनों के बीच में एक बाहर सीट ऐसे पड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्रॉस्ड है, क्रॉस मतलब ये क्रॉस तो है, यस। तो अब यहाँ पे समझ में आया होगा तुमको कि अंदर वाली सीट कुछ ऐसे एंगल पे रखी जा रही है जिससे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हमें मिल जाए पोलराइज लाइट की, क्योंकि अनपोलराइज लाइट जब आएगी सीट के पार करेगी सीट से तो पोलराइज होकर अंदर घुसेगी, और सेकेंड से आएगी तो सेकेंड किस एंगल पे रखा जाए कि मैक्सिमम लाइट की इंटेंसिटी हमें मिले। तो यही कहा जा रहा है कितने एंगल पे सेकेंड बीच वाले को कितने एंगल पे रखा जाए, तो समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब ये है कि इसका मतलब कि जो बीच वाला होगा वो पहले वाले के कंपेरिजन में थीटा एंगल गया होगा समथिंग, यही पूछ रहा है कितना, सेकेंड बीच वाले को कितना रोटेट करें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाए। तो देखो सेकेंड वाला तो थीटा रोटेट हो गया कंपैरेटिवली फर्स्ट। अब देखो कि जब सेकेंड वाला कुछ रोटेट हो गया और जो थर्ड वाला था पहले से वो 90 डिग्री पे घूम के था, एक ऐसे था तो एक ऐसे था, है ना। तो इससे जब देखेंगे तो सेकेंड मतलब थर्ड पोलराइड सीट के लिए क्या होगा, जो थीटा होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, मतलब एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब इसको मैं ऐसे रख देता हूं। देखो जब, अरे मेरा टैबलेट गिर जाएगा, जब पोलराइड सीट से लाइट आएगी अनपोलराइज लाइट, और जैसे ही पहली सीट को पार करेगी तो लाइट की इंटेंसिटी मतलब वो तो पोलराइज हो गई जैसे ही पार करी, और उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये दोनों डायरेक्शन में चलती है ना, एक वर्टिकल मतलब एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, तो एक ही कंपोनेंट इसका पास करता है, यानी कि एक तरीके से एवरेज लेकर हाफ कर दिया जाता है, यानी कि हाफ, यानी ऐसे समझो कि इंटेंसिटी इधर लिखता हूं थोड़ा, कि अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर आई है तो पहले सीट से पार करने के बाद जो I1 आएगा वो कितना, I0/2 हाफ, ये है। यानी कि तुम ये लिख सकते हो कि I1 इज इक्वल टू I0/2। फर्स्ट पोलराइड सीट से पास करने के बाद पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अब हाफ के बाद हम अंदर से बीच वाले को रोटेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना रोटेशन होगा, तो यहाँ पे मेलेस लॉ लगा दो, और मेलेस लॉ होता है I इज इक्वल टू I0 cos² थीटा, है ना। तो देखो
ये तो उसके लिए है। अब फर्स्ट के लिए हमने अप्लाई कर दिया, फर्स्ट के लिए तो आ गया, अब सेकंड के लिए हम अप्लाई कर दे, जो कि रोटेट हुआ है थीटा एंगल पे। ये फॉर सेकंड था ना, फॉर सेकंड पोलराइड शीट, ये फॉर थर्ड। तो उसके बाद देखो कि सेकंड के लिए क्या होगा कि I1 यानी ये I1 तो I0/2 लिख सकते हैं इंटू कॉस स्क्वायर θ/2। θ/2 नहीं लिया, पीछे वाला याद आ रहा है ना। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 करो। अब उसके बाद जैसे ही थर्ड से पास करेगा तो उसके लिए एंगल कितना बनेगा, यानी बीच वाला रोटेट किया था एंगल थीटा पर कंपेरेटिव पहले के उस एक्सिस से देखते हैं ना, दोनों की एक्सिस है। एक वाला पहले ही 90 डिग्री पे घूम के बैठा था, तो 90 डिग्री पे पहले से घुमा था तो 90 माइनस थीटा रोटेट किया, समझ में आया होगा। तो देखो कि थर्ड के लिए क्या होगा, I3 = I2 लिखेंगे। I2 मतलब ये पूरा यही ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, यानी कि I3 इसमें वैल्यू रख दो उठा के, तो तुम्हारा हुआ क्या, I3 I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन, फिर से लाइट गई, इंटरप्ट आ जा रहा है। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। ये हमने I3 = लाया I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा ताकि हम ये क्लियर कर पाएँ कि हमें थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा = क्या होता है, sin 2 थीटा। इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे बोलो कि 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें। तो देखो क्या होगा कि ये तो बन जाएगा I0/8, लेकिन यहाँ पे 2 × 1 के साथ, जैसे कि देखो लिखता हूँ तब समझ में आएगा, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे I3 है, अब ये बताओ कि यही तो I3 यानी यही I3 मैक्सिमम हमें चाहिए था। तो जब ये I3 मैक्सिमम लाने के लिए हमको इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन के फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली 1 आती है। कैमरे पे मच्छर बैठा हुआ है, रुको। चलो, गजब हाल हो जा रहा है भाई, मच्छर भगाना पड़ रहा है, वो भी आगे कैमरे बैठ रहा है, उसको कहीं पूरी जगह नहीं मिल रही इतनी जगह में, है ना। आगे देखो, तो ये 1 होगा। अब इसका मतलब यही कि साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अब बताओ कि थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि ये 2 से लेकर डिवाइड कर देंगे उधर। तो ये होगा आपका एंगल, यानी कि 45 डिग्री पे मिडिल वाला, बीच वाला अगर एक्सिस से 45 डिग्री पे रोटेट करके रखा जाएगा तो उस टाइम हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी पोलराइज्ड लाइट की मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंटेंसिटी दे दिया है, फॉल नॉर्मली ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, द रेडिएशन प्रेशर ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी। रेडिएशन प्रेशर पूछ रहा है। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = I/C या V। तो किसी मीडियम में घूमेगा तो V यानी वेलोसिटी कितनी होती है, C/n, और n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C स्पीड ऑफ लाइट। तो बताओ इसकी वैल्यू यहाँ लिख दोगे तो I/n/C होगा कि नहीं, यही होगा। इसकी वैल्यू हमें दिया है 6 × 10⁻, इंटेंसिटी की कितना दिया है, 8 Wm², और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3 मीडियम का, और स्पीड ऑफ लाइट भी दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो कट गया, यानी 6 Nm/m² आएगा। इट्स अ प्रेशर, दैट्स वाई द यूनिट ऑफ प्रेशर वुड बी हियर। सो 6 Nm/m² इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। तो वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है Q × ΔV, चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन इक्विपोटेंशियल पे 0 होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होती है, यानी कि वर्क डन 0 होगा। सही बोल रहा है, एकदम सही। अब रीजन क्या है, रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस
ऑफ द फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। हाँ, तो इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है कि हमेशा जैसे कि देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यही होता है। मान लो कि ये है, इस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा, यानी कि सबसे ऐसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बताओ कि जब इस पे कहीं पे भी तुम यहाँ से चार्ज इधर लेके जाओ, कहीं लेके जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वर्क डन होगा ऑन द चार्ज ओ कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वर्क डन होगा, देखो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ मतलब Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट मान लो D करा तुमने, लेकिन कॉस क्यू ई, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, सेम इसी डायरेक्शन में फोर्स इस पर लगेगा। अगर यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस सरफेस पर, तो यानी कि कुछ डायरेक्शन यही होगा। अब उस केस में क्या होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के बीच में क्या होगा, 90 वैल्यू जीरो होती है, यानी कि वर्क डन जीरो। तो सही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए कोई भी यहाँ पे चार्ज होगा, अगर कोई भी चार्ज होगा और उसको कहीं भी डिस्प्लेस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। और देखो दोनों तरफ से आया, तो एसर्शन और रीजन भी करेक्ट है, और एसर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, रीजन ना। ए हैवी आयरन रॉड ऑफ वेट 12 kg इज हैविंग इन इट्स एंड द ग्राउंड and the other of the shoulder of man. The rod makes angle 60 डिग्री। चलो देखो ये ग्राउंड है और एक रॉड ऐसे रखा गया है, एक मैन है वो अपने शोल्डर पर इसको रोका हुआ है ना, ठीक यहाँ पे, और ये एंगल कितना बना 60 डिग्री, और इसका वेट बोल रहा है, इसका वेट यानी कि सेंटर ऑफ मास पे ही वेट लगेगा, यानी कि mg 12 दिया है, 120 न्यूटन हो जाएगा m इंटू जी। अब देखो यहाँ पे फोर्स एक नॉर्मल लगेगा, ये है N1, और देखो इसके कंधे पे भी तो एक फोर्स लगेगा, इसके कंधे पे भी एक फोर्स लगेगा N2, ठीक है। तो अब बोलो कि इस पॉइंट के अराउंड अगर हम लोग, ये पूछ क्या रहा है कि इसके कंधे पर कितना फोर्स लगेगा, यानी ये N2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। तो देखो यहाँ पे इसके कंधे पे कैसे फोर्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग को ऐसे निकालने में थोड़ा मुश्किल होगी और तकलीफ भी आ जाएगा। हम लोग नेट फोर्स देंगे देखने तो बहुत सारा कैसे बनाना पड़ेगा, और ये भी नहीं पता हमें, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी इसको रोका होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई कर रहा होगा। और ये पॉइंट O ले लेते हैं, और O के अबाउट टॉर्क देख लेते हैं, यानी कि ये रुका हुआ है, यानी नेट टॉर्क वुड बी जीरो अबाउट O, यानी कि नेट टॉर्क टाउ नेट कितना होगा, जीरो होगा अबाउट O। तो देखो ये दोनों फोर्स तो यहीं पे है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F या फिर R डॉट F इंटू कॉस साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा जितना भी दिया है वो 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला लेंथ, पूरा लेंथ कितना दिया है, पूरा लेंथ नहीं दिया है, तो पूरा लेंथ L है, तो सिर्फ इतना लेंथ कितना होगा, इतना L/2 होगा, ये वाला लेंथ L/2 होगा, और पूरा लेंथ L है। तो बताओ कि हम यहाँ पे नेट टॉर्क लगा सकते हैं कि नहीं, नेट टॉर्क फार्मूला लगा सकते हैं। इसे देखो ये 90 डिग्री पर है, जब यहाँ से इसके शोल्डर पे, मेरे ही शोल्डर पे मान लो ऐसे रख दिया गया कोई भी, तो जब इस पर मैं फोर्स लगाऊँ, नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो परपेंडिकुलर भी तो लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर ही लगेगा इसके। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या होगा कि L, पूरा लेंथ L है, तो पूरा लेंथ L इंटू N2 साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। देखो ये पॉजिटिव ले रहा है, क्योंकि ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स ऐसे रोटेट कराएगा तो बाहर की तरफ, है ना, यही तो रोटेट करेगा। अरे यार ये चौक लिया हूँ, ऐसे देखो यही तो है, ये वाला फोर्स ऐसे रोटेट करेगा बाहर की तरफ पॉजिटिव। अब उसके बाद देखो ये निगेटिव, ऐसे रोटेट करेगा अंदर की तरफ, तो ये वाला फोर्स, ये वाले फोर्स से क्या होगा, यानी कि इस वाले फोर्स को देखो तो L/2 नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, L/2 120 न्यूटन, क्योंकि इसका मास था। अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। और अब इधर देखो, इनसे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ही फोर्स लगेगा, तो उससे टॉर्क नहीं होता है, ये तो तुम जानते ही भी होगे थोड़ा बहुत। और उसके बाद नेट फोर्स क्या नाम है, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो बताओ कि यहाँ से L कट गया, यानी N2 इज इक्वल टू, अगर देखो ये 1 ही होगा तो यही तो आएगा ना, इक्वल टू यानी हाफ 60 न्यूटन, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, यानी कि 30 न्यूटन। 30 न्यूटन इज द वेट N2, लेकिन ये यहाँ पे पूछ आई थिंक केजी में है, तो द वेट एक्सपीरियंस बाय द मैन, वेट एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि ये आंसर होगा, वेट न्यूटन में ही होता है। क्वेश्चन दिया है, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर, मीटर में लिखे तो 0.04 मीटर
इतना ट्रेवल करने पे उसका वेलोसिटी जो, अगर पहले इनिशियली वेलोसिटी u ले लो तो बाद में कितना हो गई u/3। बोल क्या रहा है 1/3 लूज कर दे रहा है, तो बचा कितना 2/3। हाँ -1/3 u/3, तो ये आएगा। ये माइनस कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया यार? समझ में आ गया होगा भाई, नहीं आया तो समझा दूँ। तो इनिशियली उसके पास कितना था u, और लूज कितना कर गया 1 u/3, तो ये माइनस करोगे 2 u/3 होगा कि नहीं? तो यानी कि पहले u था इनिशियली, तो फाइनली कितना होगा, यानी ये v फाइनल हो गया, ये v इनिशियल हो गया। तो अब फार्मूला यहाँ पे अप्लाई लगा दो, थर्ड काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन, v फाइनल का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिखूँ v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस की वैल्यू लिख दे 0.04 मीटर। तो यहाँ से तुम इसको भेजो इधर, तो आएगा तुम्हारा ये स्क्वायर में, यानी 4/9 u स्क्वायर उधर माइनस आएगा, तो ये 5। चलो लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि सब गड़बड़ हो गया सर, नहीं समझ में आ रहा। तो ये 0.08a है ना। तो देखो ये कितना आ गया 2 नहीं, ये तो 4/9 वो भी माइनस में, क्योंकि ये वाला छोटा है। u स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0008a, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है कि इट पेनिट्रेट्स फर्दर, यानी कि अब उसके आगे बढ़ रहा है, यानी इससे आगे बढ़ रहा है d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि इसके बाद भी वो रेस्ट पर जा रहा है, यानी कि फिर फाइनल, यानी अब ये इनिशियल हो गया, अब इनिशियल ये हो गया, अब फाइनली 0 हो गया। फिर से अप्लाई कर दो थर्ड इक्वेशन, तो फाइनली 0 इनिशियली 2u/3 का स्क्वायर 2a इंटू एस, क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछ रहा है, तो इसको इधर भेज दो। तो ये बना तुम्हारा 4u/9 इज इक्वल टू 2as इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दो। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये भी तो माइनस आएगा ना, इधर आया तो माइनस में आएगा, तो डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हुआ u स्क्वायर होगा, कट गया, ये भी कटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये भी कटा, 9 भी कटा, ठीक है। हाँ मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो वो नीचे रहेगा ये ऊपर, यानी कि 4/5 इज इक्वल टू 2as अपॉन 0.0008। हाँ यही, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब बचा यही सिर्फ। तो ये 2 बन गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि s इज इक्वल टू कितना आया, तो ये उधर जाएगा, तो 16 हो गया, 0.16/5 गुणे 100, नहीं ये मीटर में आ गया ना, मीटर में आएगा, तो इसको करेंगे अगर 0.32 मीटर, 0.03 ना, हाँ यस। तो इतना आएगा। तो बोल रहा है कि d इंटू 10⁻³ मीटर के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लोग अगर लिखें यस को 32 इंटू 10⁻³ मीटर लिखेंगे कि नहीं, तो बताओ कि d का आंसर यही है, d पूछ रहा है कितना होगा, 32। और ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन मैच नहीं करता है, इसलिए ये तुम्हारा बोनस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। ये 2 सेमी सर्कल दे रखा है, जैसे एलियन टाइप का मैंने बना दिया थोड़ा, लेकिन समझो ये छोटा सा सेमी सर्कल है, ये थोड़ा बड़ा वाला सेमी सर्कल है ना, जिसका रेडियस R2 है, इसका R1 है। तो बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करा दे रहा है, तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बताओ, ये सेंटर पे है, ये सेंटर है इसका O। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखो किसी भी जब छोटे से आर्क से, अगर किसी भी आर्क से, देखो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका सेंटर यही होगा और एंगल ये थीटा होगा, तो किसी भी आर्क से, यानी इसमें करंट पास कर रहा है मान लो I, तो बोलेगा कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो फार्मूला याद कर लो, इसका फार्मूला याद कर लो, μ0I अपान, अगर I स्मॉल है तो स्मॉल लिखो, 4π इंटू इसका अगर रेडियस R है तो R इंटू यहाँ पे थीटा, थीटा इन रेडियन, किसमें, थीटा रेडियन में लेंगे, ठीक ना। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखो, क्योंकि बार बार पूछता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो देखो इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते तो ध्यान से देखो कि ये करंट आपका फ्लो कर रहा है ना, करंट तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इन साइड, यानी यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इन साइड। तो देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिग आर्क, यानी कि ड्यू टू बिग आर्क, और जो ये थीटा है वो यही वाला आर्क है। तो देखो इसके लिए यहाँ से थीटा जब ये रोटेट करेगा तो ये पूरा, यानी कि पाई
180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर गया। तो देखो कि फॉर 2 है ना, तो 2 लिखते हैं, चलो बड़ा वाला 2 है, तो B2 कितना होगा, म्यू नॉट I, अगर करंट I लिया जा रहा है तो I अपॉन 2 पाई 4 पाई R2 इंटू पाई, क्योंकि 180 डिग्री ये पूरा आर कितना है, सेमी सर्कल है, तो 180 डिग्री तो सेंटर पे बनाएगा, वही है। फिर प्लस, चलो प्लस मतलब क्या, ये तो इससे इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वाले से देखो, इस वाले आर्क से देखो तो यही तो होगा, इससे भी करंट ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ, यानी कि इस आर्क से भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इस वाले छोटे वाले आर्क से भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यानी कि B2 B1 म्यू नॉट, ये अगर I1 कर सकते हैं, यस I1 नहीं I2, और ये I1 अपॉन 4 पाई R1, और पाई ये भी, इसके लिए भी पाई ही गया है, पाई ही गया है, तो चलो पाई गया है, तो ऐसे ऐसे कट करो, और देखो R और तुम्हारा R1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पाई, R2 इज इक्वल टू 4 पाई, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, इनटू द पेज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड B1 अप प्लस B2 दोनों के लिए इनटू द पेज है, तो यही होगा, और दोनों का सम करो और वैल्यू पुट करो, म्यू इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी होता है, यानी 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, याद रखो और अपना काम करते रहो, वैल्यू पुट करना और आंसर लाना, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। शॉर्टकट में थोड़ा बता ही दूँ मैं, तो चलो कर ही देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेना यार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना यहाँ पे, मतलब टाइम, चलो कर ही देते हैं। करने का मतलब ये है कि इसका और इसको देखो तो यहाँ पे अच्छा I1 I2 दिया है कि नहीं, I1 I2 I इज़, तो I1 और I2 क्या, I तो सेम ही है ना सब में, तो 4 एम्पियर दे रखा है, तो सब कुछ सही दिया है। R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू रखोगे, R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू रखोगे और आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा बता ही दे रहा हूँ तुमको, ये तुम्हारा आएगा 3 टेस्ला, 3 × 10⁻⁷ टेस्ला, तो ये आंसर पूछ रहा है अल्फा, इसको ऐसे लिखा था तो अल्फा वैल्यू कितना आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है 2 चार्जेज -4 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट दे दिया है लोकेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक तरीके से एक पोजीशन पर रखा हुआ है और दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, यानी डाइपोल बना लेगा। तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे, और ये -4 माइक्रोकुलम और ये +4 माइक्रोकुलम, यानी कि ये एक डाइपोल टाइप का बना लिया, और इसका पोजीशन दिया हुआ है, इसका पोजीशन है 1, 0, 4, और उसके बाद इसका दिया हुआ है 2, -1, 5, ये है, ये मीटर में दिया है, तो ध्यान रखो ये मीटर में दिया है, तो इसका मतलब इनके बीच का जो लेंथ है वो अगर हम डायरेक्शन के साथ देखें तो कितना मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा ना हमको, कितना मिल जाएगा, उतना माइनस इतना, 2 में से 1 जाएगा, यानी कि आई कैप बचेगा, 1 आई कैप, तो 1 क्या लिखेंगे, फिर ये -1 और -0 तो -j कैप, और उसके बाद 5 - 4 यानी कि +c रहेगा k कैप। ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है वो इतना है, मैग्नीट्यूड नहीं, हम लोग डायरेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो इस सेंटीमीटर को मीटर से -2 करोगे ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। और हमें पूछ रहा है कि टॉर्क ऑन डाइपोल, तो दिया क्या है पहले, ये देखो, ये टॉर्क ऑन डाइपोल, ये मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर, तो बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितना होगी, है ना। तो हमें टार्क का फार्मूला पता है, टार्क इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल क्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये तो पता नहीं है अभी, लेकिन हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, Q, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का फॉर्म होता है, I × L। अब ये जो L है, तुम लोग 2L करोगे तो 2L तब होता है जब बीच से हम लोग लेंगे L यहाँ पे L इतना होता है, तो 2L होता है दोनों, पूरा इनके बीच का लेंथ, लेकिन हम L ही लेके चल रहे हैं तो L ही लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे उल्लू बन के आ जाओगे एग्जाम से, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लाई कर दो 4 माइक्रोकुलम, माइक्रो को अगर हम लोग चेंज कर दें तो कूलम में कितना होगा 10⁻⁶, और इसका मल्टीप्लाई करें, इसका पूरा यहाँ पे इसको रख दो, ये यहाँ रहेगा, तो इसका कितना आएगा
डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, देखो भाई 4i माइनस 4j प्लस 4k और बाहर कितना होगा 10⁻⁻�6, क्या होगा ये कूलॉम मीटर, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई, इसमें सारे रख दे, इसकी और उसकी मल्टीप्लाई करो, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, वेक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे 4i माइनस 4j प्लस 4k 10⁻⁻6 मीटर कूलॉम, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कितना 20i, और ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर नहीं यार, न्यूटन पर कूलॉम लेते हैं ना, देखो वोल्ट पर मीटर दिया है तो वोल्ट पर मीटर लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का पता है कि i क्रॉस i 0 होता है, पर j क्रॉस i क्रॉस j तो k होता है, तो j क्रॉस i उल्टा हो जाएगा माइनस के, तो देखो यहाँ पे माइनस भी है, माइनस के प्लस हो जाएगा 420 यानी 80 k हो जाएगा k प्लस k क्रॉस i, सही है, यहाँ पे j मिल जाएगा सीधे सीधे, तो ये भी 80 j, और ये तुम्हारा टॉर्क मिल गया। टॉर्क का फॉर्मूला न्यूटन मीटर होता है, फॉर्मूला नहीं यूनिट होता है, और सब इसमें से मल्टी काटे हुए तो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं काट रहे, है ना। तो ये आ गया। अब देखो मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा 80 का स्क्वायर, यानी कि अरे यार इसमें 10⁻⁻6 लिखेंगे ना, तो 80 से अगर 0 हटाओ, ये 0 हटाओ तो यहाँ पे -5 लिख देंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हो गया। और देखो इसको अगर 8 स्क्वायर अंदर रखेंगे तो 2 ही तो आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। तो देखो कि अल्फा कितना आया, यही है अल्फा। आंसर 2 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज आर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग 7 बीट्स पर सेकेंड विद द ओपन आर्गन पाइप लेंथ दिया है बोथ वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि दोनों आर्गन पाइप के लिए दे रखा है बहुत सारी वैल्यूज। तो ओपन पहला क्या है क्लोज, यानी कि क्लोज आर्गन पाइप का लेंथ दिया है, तो हम लोग इसको मीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में दिया है बट मीटर में हम कर लेते हैं, 1.5 हो जाएगा, और उसके बाद ओपन के लिए 3.5 मीटर हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर तो कितना होगा 100 से डिवाइड कर दोगे। और फ्रीक्वेंसी बीट्स कितनी है 7 बीट पर सेकेंड। बोल रहा है कि ये लोग फंडामेंटल में पहले फार्मूला, चलो फॉर क्लोज 2n+1 v/4l फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, और ओपन ऑर्गन पाइप का होता है n+1 v/2l फॉर ओपन, है ना ओ। तो यहाँ पे जो n है, n इज द ओवरटोन्स, तो फॉर फंडामेंटल द ओवरटोन विल बी 0, फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओवरटोन विल बी 0। तो ये 0 हो गया, तो 0 होगा तो 4Ly इतना हो जाएगा और इतना। तो देखो अब ठीक है, ये तो तुम इसमें रख देंगे और निकाल लेंगे, बट इसको समझो कि बिट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी बिट्स क्या है, या बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल, या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी, बिट्स फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट बॉडीज। तो यहाँ पे क्लोज और ओपन आर्गन पाइप्स है, तो इनके बीच का डिफरेंस, तो देखो तो यही होगा मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग ना, तो C - F ऑफ O, तो ये है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, यानी कि ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो v/4l C - v/2l नॉट, ये है। तो वैल्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी बिट्स की वैल्यू 7, और इसकी वैल्यू यहाँ पे बाहर ले लो, v बाहर ले लो, इसको अंदर रखो, 1/4 मल्टीप्लाई LC तुम्हारा इतना है, इतना तो 6 हो जाएगा, माइनस v तो हट गया है बाहर, 2 × LO इतना, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो कि इनका डिफरेंस जब देखेंगे तो v = सीधे सीधे ये नीचे जाके इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको देखो यहाँ लिख ही देते हैं, नहीं तुम ज़्यादा कन्फ्यूज जाओगे। तो यहाँ पे 6 7 जा 42, और यहाँ पे आएगा 7 - 6, तो ऊपर तो 1, ये नीचे गया उधर मल्टीप्लाई करा, यानी कि v = 42 × 7 56, आई थिंक 56 मीटर पर सेकेंड। अरे तो हम ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14, कैरी 1 28 29, ये मीटर पर सेकेंड होगा। तो यही वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट A and B by 80 मीटर
इन 2 सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, यानी कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रहा होगा, यहाँ से इतना गिरा, पॉइंट ए तक आया, फिर पॉइंट बी तक गया, और इसमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लो v ऑफ ए थी, यहाँ पे v ऑफ b, यही ना, हाँ, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, हाँ, और ये वाला डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 80 मीटर, 80 मीटर है ना, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 80 मीटर में 2 सेकेंड। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला डिस्टेंस कितना गया, ये वाला डिस्टेंस कितना फॉल किया, यानी कि इनिशियल पॉइंट्स, यानी यहाँ पे कितना था इनिशियली वी आई, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फॉलिंग, तो 0 यानी इतना डिस्टेंस गिरने के बाद 2 सेकेंड लगा 80 मीटर नीचे जाने में। तो पहले हम लोग अप्लाई कर दें यहाँ पे, यहाँ से हम अब इस पॉइंट पर अप्लाई कर देते हैं काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन। तो क्या होता है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी तो यही है वी ऑफ ए यू टी, वी ऑफ ए टी प्लस हाफ ए टी, तो फॉल कर रही तो जी टी हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, जी एस ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये 80 मीटर, और उसके बाद चलो मीटर तो हटाओ, सब SI यूनिट में है, तो हो जाएगा वी ऑफ ए 2 सेकेंड प्लस ये 10 ले लेते हैं, तो 4 10 जा मतलब 5 20, सीधे सीधे लिखिए, नहीं चलो लिख देते हैं पूरा, नहीं तो कहोगे कि सर सब गलत हो गया। 5 20 इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2VA, तो VA इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि मीटर सेकेंड में ही सब दिया था। तो ये हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो पूछ रहा है कि इसके ऊपर, यानी इनके बीच की वेलोसिटी हमको मिल गई, फिर काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन हम लोग लगाते हैं। काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन अगर लगाते हैं, वी फाइनल का स्क्वायर, वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2GD डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला देखो इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद 2 × 10 × D, तो ये 900 हो जाएगा, 1G20D। तो देखो ये इधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो ये हो गया 45 मीटर। आई थिंक आंसर इज करेक्ट और नॉट, हाँ 45 मीटर। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया फ्रॉम द इनिशियल टू पॉइंट ए, 45 मीटर। होप यू अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में लगाया करो। अगला क्वेश्चन दिया है कि द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विथ अ क्लोज पाइप इज, यानी कि प्रेशर पहले दिया है, फिर अन ओपनिंग वाल्व, यानी कि वाल्व ओपन किया जा रहा है। चलो, वाटर स्टार्ट फ्लोइंग एंड द रीडिंग ऑफ प्रेशर बिकम, कम हो जाएगा प्रेशर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फाउंड टू बी रूट ऑफ v मीटर पर सेकेंड, यानी इस v की वैल्यू बतानी है। ठीक है, रूट के अंदर आएगा, उसकी v की वैल्यू बतानी है। तो बताओ यार कि यहाँ पे तो एक पाइप है, और पाइप से जब आगे पीछे होना शुरू होता है फ्लूइड, तो क्या करते हैं हम लोग अप्लाई, या तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं या तो बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे बर्नौली अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी से कोई लेना देना है नहीं, वेलोसिटी में अभी पता है नहीं, सिर्फ प्रेशर पता है, हाँ। तो हम लोग बर्नौली का इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो P1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, यानी V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट होता है मतलब सेकेंड पॉइंट के लिए जब खोल दिया जा रहा है, P2 हो जाएगा प्रेशर, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो देखो इसमें H1 और H2 एक ही लेवल पे होगा, यानी पाइप कुछ ऐसे ही क्लोज थी, है ना, यहाँ से अभी क्लोज थी, जैसे ही खोला तो पानी फेंकने लगा, यहीं पे रीडिंग पहले लग रही थी। तो इनिशियली P1 था रीडिंग, जब बंद था ये, जैसे ही बंद था जब फेंकने लगा तो P2 मिल गया यहीं पे रीडिंग। तो यही हुआ, यानी कि एक ही लेवल पे तो होगा ना, इसके बारे में तो बात ही नहीं किया, यानी कि ये H बराबर होगा, ये दोनों H1 और H2 बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो ये 0, यानी ये कट जाएगा। अब बचा यही दोनों, तो प्रेशर डिफरेंस देख लो, P1 माइनस P2 कर दो, और उसके बाद इसको उधर भेजो। तो देखो इनिशियली में एकदम फ्लूइड रुका हुआ था, वाटर, ये क्या क्लोज पे वाटर स्टार्ट फ्रॉम, हाँ, तो ये वाटर ही है, मतलब फ्लूइड है, वाटर है, तो मतलब वाटर को फ्लूइड बोल सकते हो। तो देखो ये इनिशियली रेस्ट पर था, तो ये भी 0, यानी ये भी वाला पोर्शन भी 0 हो गया, बचा वही, तो V2, यानी यही भी है, रूट में अंदर आएगा, रूट के अंदर इतना V2 है पूरा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यानी हाफ रो V2 का स्क्वायर
तो इसमें वैल्यू रखो इधर, सारा उधर भेज दो। तो सीधे सीधे हम अगर लिखें तो रूट के अंदर लिख सकते हैं 2p1 माइनस p2 अपान रो। रो वाटर था, हाँ रो वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर पता है हमें, तो रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई प्रेशर दे रखा है 4.5 इंटू 10⁴ और प्रेशर जैसे डिक्रीज किया 2.0 इंटू 10⁴ और 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो गया 2.5 यानी कि 5 और 1000 यानी कि 50, रूट ऑफ 50 आएगा। यानी v की वैल्यू कितना आया, रूट ऑफ यानी कि सिर्फ v कितना आया 50, रूट ऑफ v की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिंग and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of both bodies are identical and ratio of their kinetic energy. यानी कि kinetic energy of ring और kinetic energy of solid sphere is equal to 7/x और इस x की वैल्यू पूछ रहा है। They are identical और इनका यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन इसका मास भी आइडेंटिकल है, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो रिंग का मास और मास ऑफ स्फीयर आइडेंटिकल है और ये कुछ इंक्लाइन है इस ऐसे, यानी कि यहाँ से रिंग और यहीं से सॉलिड स्फीयर भी छोड़ा जा रहा है ना, यहीं से सॉलिड स्फीयर भी और रिंग भी छोड़ा जा रहा है। तो बताओ कि इन दोनों के पास अगर मास सेम होगा, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं, इनका रेडियस आइडेंटिकल बोल रहा है और विदाउट स्लिपिंग है, यानी कि स्लिप नहीं कर रहे हैं। जब स्लिप नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन नहीं होगा, तो यहाँ पे लॉस एनर्जी का होने वाला है नहीं। तो बताओ कि यहाँ पे इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इनकी होगी, रिंग की भी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर की, और दोनों रेस्ट पर हैं। जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी और दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी और पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर होगी। तो दो इनकी रेशियो यानी कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी mgh यही है। हाइट दोनों के लिए सेम है, जी सेम है, मास अगर आइडेंटिकल है, mr और ms इक्वल है, तो बताओ कि ps यानी कि p ऑफ रिंग अपान p ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। तो बताओ कि जब अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ही तो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में सबसे निचले पॉइंट पे। तो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी भी रेशियो सेम ही होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस, तो ये तो 1 ही है, तो इसका भी 1 होगा। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7/x, तो बताओ कि x इज इक्वल टू कितना आएगा 7 जूल। काइनेटिक एनर्जी जूल में दिया था, जूल में होगा, जिसमें दिया है उसमें होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पुट करना है तो आंसर आएगा तुम्हारा 7। यानी कि एक चीज़ क्लियर रखना है इसमें, इस क्वेश्चन में मास आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों का मास सेम रहेगा। इन पैरेलल बीम of monochromatic light wavelength 5000 angstrom incident normally on the single narrow slit, ये भी दे दिया है। द लाइट फोकस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड द स्क्रीन फोकस द फर्स्ट मिनिमा, यानी कि m इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है फर्स्ट मिनिमा, और वैल्यू तुमको दे रखा है लैम्डा दिया है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको तुम चेंज कर सकते हो मीटर में, बताते चलूँगा अभी। और उसके बाद तुम्हारा सिंगल स्लीट का कितना, जैसे देखो नैरो स्लीट होता है ना, तो ये वाला ए होता है, ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना, ऐसे स्लिट होती है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वही ए होता है। तो ए इज इक्वल टू तुम्हारा दिया है कितना 001 mm, और हमें फार्मूला पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ही तो पूछ रहा है फर्स्ट मिनिमा का, एंगल ही तो पूछ रहा है फर्स्ट मिनिमा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा बाई ए, m इज इक्वल टू 1, और ये एंगस्ट्राम में है, एंगस्ट्राम को मीटर में चेंज कर दो 10⁻⁻10 मीटर अपान, इसको मीटर में चेंज करो तो 0.001 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसका सब मल्टीप्लाई वगैरह करो तो देखो यहाँ पे 5000 और ये 6, तो इसको अगर 1 में करोगे तो 5000 अपान, इसको ऐसे करो, इसको हटाओ, इसमें 7 चला गया, यानी 5 इंटू 10⁻7 लिख दोगे माइनस, और नीचे तुम लिखोगे कितना लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻6, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 ही बचेगा, यानी कि ये तुम्हारा 5, अभी 0.5 बचा, यानी 1/2 1/2। ये है साइन थीटा की वैल्यू। तो बताओ कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, यही है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि फर्स्ट मिनिमा एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विल बी फॉर्म। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियस दिया हुआ है, यानी कि देखो जैसे कि ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये है रेडियस उसका r,
तो इसके सरफेस पर पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी V, तो V का फार्मूला हमें नहीं पता है क्या है, कि कूलम्ब कांस्टेंट अपॉन रेडियस r। यहाँ पे r मतलब डिस्टेंस होता है उस पोजीशन का, तो रेडियस ही तो है यहाँ से यहाँ तक। तो अब चार्ज के लिए यहाँ पे देखो जो Q होगा वो कितना होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन Z होंगे तो Z इंटू E, यही तो होगा। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये है। तो इस और K क्या है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करो Q Z इंटू E, तो Z दे रखा है, Z कितना है 50 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम अपॉन R रेडियस भी दे दिया, रेडियस तुम्हारा दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो अब देखो इसकी सब मल्टीप्लाई वगैरह करो, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर गया तो -4 बचा, -4 और ये 5 बचा, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं भाई। ये तुम्हारा आया वोल्ट, यानी कि तुम्हारा ये पोटेंशियल आ गया। तो 5 इंटू 10 पावर 6 लिख सकते हैं। ये 50 था यार, तो ये 5 आएगा वहाँ से, तो ये बढ़ा दिया ना इसमें का 0 उधर, तो ये तुम्हारा आया हाँ 8। OMG मैंने तो गलत कर दिया, हाँ ये गलती हुई है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 16 5 ज़ा 80, हाँ तो ये होगा 80, तो 8 तभी उधर 6 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर तुम्हारा पूछ रहा था। हाँ यही आंसर पूछ रहा है, तो तुम्हारा ये वाला आंसर है 8, इसका आंसर 8, ठीक है। तो इफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज R, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन पास्चन सीरीज विल बी R बाई, सॉरी ये है लेमडा, लॉन्गेस्ट अल्फा बाई 7R, ये है। तुमसे पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू बता दो। इंटीजर टाइप में ऐसे ही सवाल पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ पहले ये पास्चन सीरीज हुई थी ना, रुको ऐसे देखो कि हम याद करते हैं, मैंने कैसे याद किया था सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की सीरीज याद करना थोड़ा सा भूलता रहता है। देखो ऐसे मैंने याद किया था, लो BP, फिर नीचे से हाई BP, मैंने तो ऐसे याद किया था भाई। अब तुम्हें अगर आसान लगे तो याद कर लो, लो BP नीचे से हाई BP, क्यों, लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंट, हम्फ्री, है ना। तो ये n बराबर 1 से शुरू होता है, ये n बराबर 2 से शुरू होता है, n बराबर 3 से, n बराबर 4 से, n बराबर 5 से, n बराबर 6 से। तो यहाँ पे हमारा पूछ कौन सा रहा है, कौन सा पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है तुम्हारा पास्चन सीरीज, है ना। तो पास्चन सीरीज ये है, ठीक है, पास्चन सीरीज यही है। तो अब ये बताओ कि मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम एनर्जी के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब आएगा, जब n बराबर 4 से n बराबर 3 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी ऐसा होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए लोवेस्ट रहेगा, किसी भी एटम के लिए लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस तभी आएगा ना जब 4 से 3 में जाएगा, तो एनर्जी रिलीज कर देगा और उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ, इसीलिए तो वेवलेंथ ही हमको मैक्सिमम चाहिए। तो वेवलेंथ का फार्मूला लगा दो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, ZR 1 अपॉन फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो ये इनिशियल का यहाँ रहता है और फाइनल यहाँ पे रहता है, याद होगा आपको, है ना। तो देखो हाइड्रोजन एटम के लिए जनरली हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, तो ये है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया होगा, अच्छा वो तो उसमें है, तो R वही रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो देखो इसमें वैल्यू रख दो सीधे सीधे 1 बाई लेमडा R, ये ब्रैकेट में कितना, इनिशियली 3, पास्चन के लिए 3, तो 9 हो जाएगा, चलो सीधे लिखते हैं, -1 बाई 16। तो ये कितना हुआ, 16 इधर और 9 उधर, 144, यहाँ पे होगा 144, ये हो जाएगा 16 और 9, तो कितना आएगा 7, ये हो गया 1 बाई लेमडा, इधर है R। यार यही पूछ रहा है क्या, नहीं जस्ट उल्टा। तो ये तो लेमडा है, तो लेमडा इज इक्वल टू जब निकालोगे तो क्या आएगा उल्टा, 144 अपॉन 7R, यानी कि अल्फा यही है तुम्हारा, मिला लो ऊपर से, यही अल्फा है, आंसर 144। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द LCR सीरीज विथ L और C भी दिया है एंड R भी दिया है, कनेक्टेड अक्रॉस द AC सोर्स अब द 220 वोल्टेज, इस पे लग गया होगा पाउडर, 50 हर्ट्ज पर सप्लाई कर रहा है। द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट वुड बी,
पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर फाइव यही होता है ना, इसको लिख दो पावर फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू कितना होता है r बाई जेड। जेड की वैल्यू होती है रूट में भाई, ये देखो r स्क्वायर होता है प्लस एक्स ऑफ सी माइनस एक्स ऑफ एल का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर हमें r तो देखा ही है, अच्छा तुम क्या कह दिया तुमको, L 100/5 मिली हेनरी और C तुम्हारा दिया है 10⁻³ पाई F और R भी तुम्हारा दे दिया है 10 ओम, और की ज़रूरत ही है ही नहीं। तो हमें XC पता है कितना होता है 1/ωc ω2 पाई F। तो देखो इकट्ठा लिख देते हैं, तो हाँ फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फ्रीक्वेंसी का भी लिख देते हैं इधर। फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज़, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई F होता है ना, तो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज़, हाँ सही है 50 हर्ट्ज़। तो C अपना कैपेसिटेंस दे रखा है कितना 10⁻³ और यहाँ पे पाई है, तो ये गया और इधर 100 ऊपर गया वो, तो 10 बचा, 10 और ओम में ही रखते हैं, तो XC तुम्हारा मिल गया। ऐसे ही XL होता है ओमेगा इंटू एल होता है, तो 2 पाई F मतलब 50 और L तुम्हारा दिया हुआ है कितना 100/पाई, तो पाई से पाई गया और ये मिली में था तो -3 हेनरी हो जाएगा। अब उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई करो 100 और ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो एक हाँ मतलब कि ये 10, ये भी 10 आ गया। और देखो अब ये क्या हुआ, ये भी 10 और ये भी 10, यानी इसमें तुम रखोगे जेड की वैल्यू, तो ये 10 - 10 0 यानी r, यानी जेड बराबर r। तो फैक्टर कितना आया भाई, r/r यानी 1।